अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, तबीयत खराब चल रही है। आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और जाहिर है, देखें, ये स्टेज तो सबको आनी है ना। 62 साल हो गई ना, तो एक एशियन आदमी के 62 साल की उम्र इनफ होती है। और एक एक करके स्पेयर पार्ट्स जितने भी हैं वो जवाब दे रहे हैं। चश्मा लग गया है, रीडिंग ग्लासेस हैं, फिर कान में हियरिंग एड भी लगानी पड़ती है जब ज़रूरत पड़ती है। घुटने जवाब दे गए। तो आस्ते आस्ते चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं। जो मेन पार्ट है, दिल और दिमाग, ये चलता रहे तो बाकी तो सब सही है। अब मेरे साथ कुछ चीज़ें अटैच की हुई हैं हॉस्पिटल वालों ने, और उससे मेरी मूवमेंट काफ़ी लिमिटेड है। पेन बहुत ज़्यादा है। अभी 3-4 दिन और इसमें लगेंगे। एक नीचे दोस्त ने कमेंट किया था यूट्यूब पे कि अबे तू तो मरने वाला है, तो बता दे कि दफन करना है कि जलाना है। तो मुझे अंदाज़ा तो हो ही गया ना कि वो किस खेत की मूली है। तो देखें, जहाँ तक दफन और जलाने की बात है ना, तो मैं जब बेल्जियम आया ना 1990 में, तो मैं शुरू के मेरे 2-3-4 साल में गोरे दोस्त थे मेरे। मेरा जो सर्कल था वो सारे गोरे दोस्त बने थे। लड़के भी थे, लड़कियां भी थीं, और सारे सोशलिस्ट थे। काम भी सोशलिस्ट एनजीओज में करते थे, और सारे पॉलिटिकली भी सोशलिस्ट माइंडेड थे। इनफैक्ट दे वर मोर और लेस कम्युनिस्ट। और सारे मिडिल क्लास के थे। तो मैं उनके साथ, जाहिर है आप उनके साथ बैठते हैं उठते हैं तो चीज़ों का असर लेते हैं। तो एक दिन उनमें से किसी के चाचा का देहांत हो गया, तो मैं भी गया उनके साथ के। वो तदफीन के लिए जा रहे थे, तो मैंने कहा कि जाऊं, क्योंकि आफ्टर ऑल कम्युनिज्म दिस दैट, जहन में ये था कि ये लोग क्रिश्चियन हैं। तो जब उधर गए तो वहाँ तो कोई कब्रिस्तान नहीं, एक बड़ा फैक्ट्री स्टाइल का कोई वो बना हुआ था छज्जा सा। अंदर गए तो सब बैठ गए। डेड बॉडी निकाली, डब्बे में ताबूत में जमा थी। सीधी अंदर गई मशीन के अंदर, वो भट्टी थी, दूसरी तरफ से राख निकल आई उसकी। तो मैंने कहा कि तुम लोग क्रिश्चियन नहीं हो? बोले नहीं, हम क्रिश्चियनिटी वगैरह पे नहीं बिलीव करते। हम समझते हैं कि इंसान होना ज़रूरी है, फलान ढुमकान, वही सोशलिस्ट जो ख्याल आते। और तो मैंने कहा जलाया क्यों? मतलब तुम लोग तो दफन करते होगे ना। तो बोला देखो, दफन कर कर के दुनिया की ज़मीन को आप घेरते हो, और उसमें ज़मीन जितनी ज़्यादा अब आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इससे पोल्यूशन भी नहीं होता, अर्थ पोल्यूशन भी, और सीधा राख बन जाती है, जान छुट्टी ख़त्म। आगे कौन सी जन्नत जन्नम जाना है ये वो। तो मेरे भी जहन में उस वक्त ये आया था, 91 की बात है ये, आज से 35 साल पहले। क्या जाहिर है, फजूल में ज़मीन पे गाड़ कर ज़मीन कब्जा कर लेना। मर गया मर गया। अब उसके बाद उसकी डेड बॉडी ने वहाँ पे, और कोई वहाँ पे उसके कोई हलवे मंडे नहीं रखे हुए। डेड बॉडी, ये सीधी सी बात है। खामो खामे एक ज़मीन वो होती है। तो वो उस वक्त के मेरे ख्याल आते, जबकि कोई परिवर्तन फलान ढुमकान चीज़ें कुछ भी नहीं थी। तो ये है कि ठीक है, तबीयत ख़राब होती है, किसी दिन भी कोई इससे ज़्यादा भी ख़राब की भी खबर आ जाएगी। तो एनीवे, अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे एक मित्र हैं यहाँ लंदन में। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक जेठालाल का फायर ब्रिगेड होता है। जहाँ जेठालाल फंसता है वो अपने परम मित्र के पास जाता है। तो मेरे पास भी एक लंदन में एक परम मित्र है, जिनकी तरफ कोई भी, मेरे पास वैसे आपको पता है डेली की बुनियाद पर क्राइसिस तो आते रहते हैं, लेकिन कोई भी मेजर मसला होता है तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। फैमिली रिलेशनशिप है, बल्कि फैमिली ही है। उनके भाई ने अभी दुबई में एक रियल इस्टेट का बिजनेस शुरू किया है। काबिल, देखिए, रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ट्रस्ट। तो मैं जिस हिसाब से इस फैमिली को जानता हूँ, जितने ये डेडिकेटेड हैं, उस हिसाब से ये इनका प्रोजेक्ट है सनाया करके है, सनाया रियल इस्टेट दुबई में।
और इनके लंदन में भी ऑफिसेज हैं। और अगर रियल इस्टेट में दुबई में आपको पता है कि सबसे बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है, और ट्रस्टवर्दी अगर कोई आपको नाम चाहिए तो ये सनाया रियल इस्टेट है। और उसमें आप सनम माना साहब हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका भी फ़ोन नंबर है, ईमेल भी है। तो और ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पेड ऐड नहीं है, मैंने कभी किसी की भी कोई पेड ऐड नहीं चलाई, आप मुझे जानते ही हैं। हाँ, कभी एक दो बार ऐसा हुआ है कि मेरे किसी मित्र ने मुझे कहा कि ये हमारे घर फैमिली की तरफ से शुरू हो रहा है, तो आदमी जानता हो पर्सनली तो ट्रस्ट करके आदमी वो रेकमेंड कर सकता है। तो ये बताना था। अजीज दोस्तों, एक और पर्सनल चीज़ शेयर करूं, आज काफ़ी दिनों बाद आपके साथ जुड़ा हूं। तो मेरे फादर ने 1972 में सऊदी अरब मूव हो गए थे कराची से, और मैं 8 साल का था उस वक्त। वहाँ उनको जॉब मिली सेंट्रल बैंक में। सऊदी अरब का सेंट्रल बैंक है जो सऊदी अरबियन मॉनेटरी एजेंसी, वो अर्ली 70s में सऊदी अरब में पैसा बहुत आना शुरू हो गया था। और वो पैसा पूरी दुनिया में कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या है, आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग है, वो सब के लिए सेंट्रल बैंक सामा जिसको कहते हैं सऊदी अरबियन मॉनेटरी एजेंसी, वो वाइटल थी। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, बैंकर्स आते थे उधर। तो मेरे फादर वाइस गवर्नर के पर्सनल असिस्टेंट थे, और बाद में वो गवर्नर भी बने थे। तो काफ़ी वाइटल पोजीशन थी। तो उसी सामा में सेंट्रल बैंक में मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हायर किए थे सऊदी गवर्नमेंट ने, और वो एडवाइस करते थे कि कहाँ पे इतने मिलियन डॉलर आए हैं टेल की फला इनकम से, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। तो उसमें कुछ ब्रिटिश गोरे एडवाइज़र थे, कुछ अमेरिकन गोरे एडवाइज़र थे, इधर उधर से यूरोपियन थे काफ़ी एडवाइज़र्स, और एक थे पाकिस्तानी डॉक्टर उमर छापड़ा। ये मेमन थे, और मेरे फादर भी सामा में काम करते थे, और डॉक्टर उमर छापड़ा भी एक सीनियर इकोनॉमिस्ट थे। तो फादर का उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन था। हमारा एज ए फैमिली उनके छोटे भाई मोहम्मद छापरा के फैमिली के साथ हमारा आना जाना बहुत था। हफ्ते में एक आध बार हम उनके घर चले जाते थे। तो ये फैमिली से मैं करीब में हूँ। डॉक्टर उमर छापरा इतने काबिल थे कि मेरे फादर बताते थे कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती थी और मीटिंग होती थी इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र्स की गवर्नर के साथ या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, तो उसमें हर एडवाइज़र अपने हिसाब से बताता था कि मेरा ख्याल है कि फ़लाँ कंट्री में हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई कह रहा था फ़लाँ बैंक में रख देते हैं, कोई। लेकिन डॉक्टर उमर छापरा की राय हमेशा मुख्तलिफ होती थी। और एंड पे जो सऊदी गवर्नमेंट है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर है या गवर्नर स्टेट बैंक है, जब उस हवाले से इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजन लेते थे तो वो मोस्टली डॉक्टर उमर छापरा वाली एडवाइस को फॉलो करते थे। यानी इतने का ट्रस्टवर्दी थे सऊदियों के, उनको पता था कि ये सऊदियों की बेहतरी के फैसले करते हैं, और वो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से या तो किकबैक का मसला है या फिर अपने अपने कंट्रीज़ की एडवाइस करेंगे कि वहाँ इन्वेस्ट करो। तो और फादर बताते थे कि सैलरी वाइज जो अमेरिकन और ब्रिटिश इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, उनकी सैलरी डॉक्टर उमर छापरा की सैलरी से 3-4 गुना ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग पाकिस्तानी। रेट कम थे पाकिस्तानियों के, चाहे क्वालिटी में वो आपको दूसरों से। डॉक्टर उमर छापरा ने नेशनलिटी अप्लाई की थी उस ज़माने में 70s में, जब सोच भी नहीं सकता था कि सऊदी किसी को नेशनलिटी देंगे। तो इन्होंने अपना तौर तरीका और सारा रहन सहन, घर में कपड़े अरबी पहन रहे हैं, बाहर भी ऑफिस भी आ रहे हैं तो अरबी ड्रेस में आ रहे हैं, घर में अरबी बोल रहे हैं, टोटल अरबाइजेशन कर ली अपनी लाइफ में। रिलीजियस वो बहुत थे, वो हर महीने में एक बार मदीना जाते थे, तो वो एयरपोर्ट से नंगे पहुंच जाते थे कि कहीं बेअदबी ना हो जाए कोई। और ये है कि रिलीजियस भी बहुत थे। और बाद में उनको नेशनलिटी भी मिली थी, उनको सऊदी गवर्नमेंट ने काफ़ी अवार्ड्स भी दिए थे।
1990 में उनको शाह फैसल इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया। वो सऊदी नेशनल बन गए थे। जद्दा में वर्ल्ड मेमन वेलफेयर सोसाइटी के भी ये फाउंडिंग मेंबर थे। ये अभी गुजर गए और मक्का में इनको हरम शरीफ में इनकी नमाज पढ़ी गई और दफन भी मक्का के जन्नतुल मौला कब्रस्तान है वहाँ हुई थी। करीबी एक ताल्लुक था, 93 साल की उम्र में गुजर गए। तो कहाँ मुझे आज से 50-55 साल पुरानी यादों में, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अब आते हैं इश्यूज की तरफ। तो अजीज दोस्तों, it's a strange system you have in Pakistan. I think you've called it a hybrid model where the military and civilian leaders effectively share power. But the military leaders are really the ones in charge, are they not? In most countries, the head of the army answers to the defense minister. In your country, you, the defense minister, answer to the head of the army, don't you? Asim Munir is a more powerful person than you are. No, it's not like that. You don't think General Asim Munir is more powerful than you are in Pakistan today? No, I'm a political appointee. I'm a political worker. You know. But I'm saying in other countries, in this country, we're in the US. Peter Hegseth can fire the top American general. You can't fire the top Pakistani general. You know, they have a different model over here. Yeah, it's called democracy. No, it's called deep state. You know. Well, civilian rule. It's a deep state. Pakistan doesn't have a deep state. You know, every country has a deep state. But in your country, the deep state's in charge. No. That's what the accusation is. We are, you know, it's you can say that because of our military rulers, Yes. 4 military rulers. Yes. So it is more, you know, visible. It's not like. But who's in charge is what I'm trying to understand. Where does power lie? I said it is hybrid, you know. So it's equal. It's not equal. If you but it's, and Asim Munir disagree on something, who gets the last word? we can agree to disagree. I understand you can disagree, but then what happens? Let's say you want to go left and he wants to go right. Who wins that argument? No, it is by consensus, whatever Okay. is taking place, you know. ये जो आपने देखा, ये आपका ख्वाजा आसिफ है जो पाकिस्तान के हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को डिफेंड कर रहा था। अब देखें, पाकिस्तान का हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ना, वो अब हद से ज़्यादा एक्सपोज हो गया है। और अब हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि बैकग्राउंड में रह के एक इस्टेब्लिशमेंट है जो कि कंट्रोल करती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि हद से ज़्यादा एक्सपोज होके पाकिस्तान की आर्मी अब डिसीजन ले रही है, बिल्कुल मतलब फ्रंट पे आके हर चीज़ कर रही है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई एतराज़ करने वाला नहीं, कोई डेमोक्रेसी का चैंपियन नहीं बनता। वो अमेरिकन थिंक टैंक्स और वो अमेरिकन डीप स्टेट जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए लश्कर कशी करती है, वो पाकिस्तान के मतलब आप देखें, अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने इंटरव्यू में कहता है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा सिस्टम है। आर्मी चीफ है ना, वो प्राइम मिनिस्टर की रेस्पेक्ट करता है और प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ के मशवरे पे चीज़ें चलाता है। ये डेमोक्रेसी के चैंपियन जिन्होंने इराक में, लीबिया में, सीरिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी लाने के लिए मिलियंस ऑफ लोग मार दिए। तो ये डेमोक्रेसी अब खुल के सामने आ गई है। 2022 जब इमरान खान को निकाला था, वो आखिरी हाइब्रिड गवर्नमेंट थी। अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री रूल है। याद रहे, सैयद आसिम मुनीर कोई मार्शल लॉ लगा के नहीं आए, लेकिन एक पार्लियामेंट्री कू की वजह से हुकूमत भी गई इमरान खान की, और उसके बाद ये आए। और अब जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिटरिज्म है, हर चीज पे मिलिट्री का कंट्रोल है, हर शोबे पे। सो ये है रियलिटी पाकिस्तान के और उसके पार्लियामेंट्री सिस्टम की। अगला ये इलेक्शन 2029 में है, और जिसे कहते हैं ना, आप सड़क पर किसी 5 साल के बच्चे से भी पूछ लेंगे ना, तो वो भी पाकिस्तान में आपको बता देगा कि भाई फेयर इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे। सो
कंट्रोल होगा, पार्लियामेंट भूल जाए। आप तज्जिया निगार हैं, पाकिस्तानी फ़ौज पर तो आप दुनिया की बहुत जो बड़े माहिरीन हैं उनमें आपका शुमार होता है। तो बात यह है कि अपनी आपने एक नई टर्म इस्तेमाल की, मैंने कभी सुनी नहीं थी इससे पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिटरिज्म कि वो पाकिस्तान में है। हम तो पहले तरह तरह से समझते थे कि मार्शल लॉ है, आर्मी रूल है, तरह तरह के एक्सप्रेशंस आते थे। इसकी थोड़ा वजाहत करेंगे, ये क्या चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिटरिज्म? मेरी कॉन्स्टिट्यूशन भी है और वजाहत। देखिए जी, इलेक्शन होंगे, लेकिन जो मुख्तलिफ कवानीन हैं, मसलन जो 27वीं अमेंडमेंट है जो पार्लियामेंट ने पास की है, उसमें इन्होंने ना सिर्फ के बढ़ा दी है मुद्दत मुलाजमत सर्विस चीफ्स की, बल्कि जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की है उसके मुताबिक तो समझे एंडलेस इनकी कर दी गई है। फिर ये है कि कोई अकाउंटेबिलिटी आसिम मुनीर साहब की और जो बाकी दो सर्विस चीफ हैं उनकी नहीं होगी। बिल्कुल उसी किस्म की छूट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने और अपने बेटे के लिए ली है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। फिर जो मुख्तलिफ रूल्स हैं, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो लॉज हैं, उन सारों में चेंजेस करके अब ये है कि कोई भी जो सोशल मीडिया है या कहीं भी क्रिटिसाइज करेगा तो उसको आप जेल में डाल सकते हैं। फिर अभी गुफ्तगू चल रही है, पास नहीं हुई, कि जी जो भी मुल्क से बाहर बैठा है अगर वो भी फौज को कहा जाता है जी पाकिस्तान के इदारे के जी जुडिशरी भी और फौज भी, लेकिन हमें पता है कि ये फौज की बात हो रही, अगर करेगा तो उनकी जायदाद की जो पाकिस्तान में उसकी कुर्की हो सकती है। तो इस किस्म के जो हैं, और पार्लियामेंट, मजे की बात यह है कि पार्लियामेंट जो है वो इस सारे सिस्टम को उसने अपने कंधे पे उठा लिया है। सो इसलिए मैं इसको कहती हूं कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिटरिज्म, जिसमें मार्शल लॉ नहीं है, इलेक्शन होंगे लेकिन ऑल कंट्रोल्ड अंडर मिलिट्री कंट्रोल। ये आयशा सिद्दीका ने आपको तफसील से बता दिया कि किस तरह अब पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो मार्शल लॉ, ओवर्ट मार्शल लॉ की सूरत में आ गया है। तो अजीज दोस्तों, इस सारे सिनारियो में पाकिस्तान अभी भी एक इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है पाकिस्तान के लिए कि ये जो ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाई है, उससे ये नहीं है कि पाकिस्तान को कोई उठा के 550 मिलियन या 10 बिलियन या कुछ 2 बिलियन भी कोई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ पूरा बंद है, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही। आपका वेस्टर्न बॉर्डर जो दो हैं, अफगानिस्तान और ईरान, वहाँ से भी कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। आप ईरान के साथ ट्रेडिंग को तेजी से आगे बढ़ा सकते थे। इतना पेट्रोल है, इतना गैस है, आपका ये दो इतने बड़े सेक्टर आपके वो कवर हो सकते हैं। और ट्रेड कितनी ज़्यादा खुलेगी कि ईरान आफ्टर ऑल एक मतलब पॉपुलस कंट्री है, हिस्टोरिकल कंट्री है, ट्रेड है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी को भी बैठ के सोचना होना चाहिए ना। ऑलरेडी बलूचिस्तान जो कि ईरान के साथ बॉर्डर है वो वोलेटाइल है। ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो खतरे में है। इंडिया के साथ रोज़ ऑपरेशन सिंदूर 2 की जो वो चीज़ें चल रही हैं, तो वो यूँ समझ लें कि एक ज्वालामुखी है जो अभी अंदर से इशारे मिल रहे हैं कि पक रहा है। कब वो भी फटेगा, लेट्स सी, कहीं ना कहीं तो टाकरा होना है। ऐसे में आप कश्मीर वाला मामला बलूचिस्तान को सुलझाने के बजाय उलझाए जा रहे हैं। केपी ऐसे में अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। इधर आप ईरान के साथ एग्रीमेंट करवा रहे हैं दुनिया के, हैं, मीडिएटर का
इतना बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक अफगानिस्तान जो कि आपकी लाइकली माइंडेड गवर्नमेंट है, तालिबान को आप लोगों ने बनाया है, कहीं ऊंच नीच पूरी करके आप उन मसलों को बेटर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हर चीज़ का पावर का इस्तेमाल। अब उधर आप मेडिएशन करा रहे हैं, इधर आप अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। देखें, अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को बड़ा सोचना पड़ेगा कि अफगानिस्तान एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, डिफ़िकल्ट जगह है, पाकिस्तान को इस पे सोचना होगा। देखें, ये है ना बामियान है, अब आप देखें इसके चारों तरफ पहाड़, पहाड़ी इलाके, और ये अब ये इस आप बामियान में कहाँ पे पाकिस्तान हमला करेगा, ये बताए कोई। अगर कोई टेररिस्ट है भी तो वो उन पहाड़ों में, उन पहाड़ियों के नीचे कहीं वहाँ छुपा हुआ होगा। आपका हमला होता है सिविलियन पे, आप ये देखें ना, मज़ार शरीफ पूरा सिविलियन एरिया है, नज़र आ रहा है सामने, कोई बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है। जितना अटैक होता है पाकिस्तान का वो सिविलियन एरियाज में होता है। अभी काबुल शहर भी देखें, चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं। कोई इन केस टेररिस्ट है या आपकी नज़र में टेररिस्ट है, लेकिन वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, क्योंकि वो समझते हैं कि उनको बनाने वालों ने, यानी आपने जब इनको बनाया था तो इनको जिहाद और एक्सप्रेशनिज्म और ये सब चीज़ों का आप ही ने सब दिया था ना, तो आपके लाइकली माइंडेड है, उनसे सॉल्यूशन कोई निकालें हर चीज़ का जवाब में। फिर अफगानिस्तान ने हमला किया कि हमने आईसिस दाइश खुरासान के कैंप थे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, हमने वहाँ पे ड्रोन हमले किए। अफगानिस्तान के मामलात को आप लोगों ने वहाँ पे 45 साल गुजार दिए, अरबों डॉलर हर फौजी जनरल ने बना लिए अफगानिस्तान के नाम पे। अब कम से कम बैठ के इस मसले को सॉल्व करते, कश्मीर के मसले को इतना आगे बढ़ा कर जो बेसिक चीज़ें हैं सहूलियत दे दो थोड़ी भाई। इतने फ्रंट खोले जा रहे हैं, तो फिर आपने जो ईरान का सा अमेरिका का जो काम कराया है उसके बदले में फिर आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? तो ये है कि ईरान, अब देखें अफगानिस्तान है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अफगानिस्तान ने अभी रशिया के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की एग्रीमेंट साइन किए हैं, और अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारा एयर डिफेंस सिस्टम होगा, फिर हम देखते हैं पाकिस्तान किस तरह हमला कर रहा है। ईरान अफगानिस्तान की सरकार को, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दुनिया के बहुत कम कंट्रीज रिकग्नाइज करते हैं, पाकिस्तान भी दे दिया है एम्बेसी और ठीक है, लेकिन ऑफिशियली रिकग्नाइज अभी तालिबान सरकार को दुनिया में कोई नहीं कर रहा। लेकिन जो कंट्री अपने, जैसे एक मिसाल है अभी जैसे रशिया में अफगानिस्तान की जो एम्बेसी थी वो तालिबान के हवाले कर दी रशिया ने, तो इसका मतलब यू आर रिकग्नाइजिंग दैट गवर्नमेंट ना। तो आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डिप्लोमेटिकली भी। जंग ऐसा जब इसके यहाँ कुछ नहीं है, सिविल वार नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कोई ना कोई पंगा ले लेती है कि सिचुएशन बेहतर होती नज़र आ नहीं रही। चाहे वो आपके रत्तोडी की गोल्ड कॉपर माइंस हों, चाहे वो सिंध में और बलूचिस्तान में गैस की भरमार हो, चाहे आपकी इतनी बूमिंग इकोनॉमी थी वो तबाह बर्बाद हुई, तो उसके पीछे पॉलिसीज तो आपकी है ना। फिर ऐसे में क्या है कि गद्दारी के सर्टिफिकेट तो ऐसे बांटे जाते हैं कि बस। ऑब्वियसली ये फौजी जो है इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया इस वक्त। ये आपको धमकाते हैं, आपको लालच देते हैं। अगर आप लालच में नहीं आते तो फिर आपको धमकाते हैं। अगर आप उनकी वो धमकी में नहीं आते तो आपकी फैमिली को उठा लेते हैं। तो इस वक्त जो है ना ये एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर का काम कर रही है। और जिस तरह इन्होंने मुझ जैसे लॉयल आदमी को, देखिए इंडियन हाई कमीशन वालों ने कभी भी मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की, इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोई मेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करता है। और यहाँ पर भी इन लोगों ने सिर्फ जो एक्शन कमेटी का जो प्रोटेस्ट था लंदन में, उस पर पार्टिसिपेट करने के बाद इन लोगों ने मेरा नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया।
दिया है। देखिए ये वो मुल्क है और ये वो फौजी है जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, जिसने आप लोगों को न्यूक्लियर से नवाजा है, उसके साथ आप लोगों ने क्या हशर किया। तो मैं क्या चीज़ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना। इतने बड़े इंपॉर्टेंट आदमी को इन लोगों ने एकदम जीरो करके रख दिया और उसके भी आखिरी बयान ये थे कि मुझे रिग्रेट रहेगा सारी जिंदगी कि मैंने उन लोगों का साथ दिया जो इस काबिल ही नहीं थे। तो मैं भी आज यही कहूंगा कि मैंने भी इन फौजियों का साथ दिया जो इस काबिल ही नहीं थे। ये किसी के सगे नहीं है, ये यूजर एंड अब्यूजर है। जब इनसे मतलब निकल जाता है तो ये एकदम मुंह फेर लेते। अब ये चौधरी तारिक साहब हैं। चौधरी तारिक साहब को मैं जानता तो काफ़ी अरसे से हूँ, मुलाकात नहीं थी। जानते वो भी मुझे काफ़ी अरसे से थे, लेकिन मुलाकात नहीं थी। मैं इनको आईएसआई का एजेंट मानता था और बाद में उन्होंने माना कि हाँ मैं था आईएसआई का, और ये मुझे रॉ का एजेंट मानते थे। ये हर बार एमक्यूएम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आ जाते थे। इंडिया के खिलाफ जितने भी कश्मीर खालिस्तान प्रोटेस्ट होते थे उसमें सबसे आगे ये होते थे। तो ज़ाहिर मेरा इनका टाकरे वाला सूरत-हाल थी, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले मैं पीटीआई का प्रोटेस्ट था पाकिस्तान हाई कमीशन पे, तो मैं कवरेज करने गया था, आपको दिखाया भी था उसकी वीडियोस वगैरह। तो वहाँ पे ये मिले थे, तो इन्होंने मुझसे शिकवा किया। उन्होंने कहा देखें आप हमेशा सही थे आर्मी के बारे में, और अब मैं इस आर्मी को पहचान गया हूँ, पाकिस्तान की आर्मी, और ये इंसान के दुश्मन है, फलान ढुमकान जो भी उन्होंने कहना था। तो उनको पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने गद्दार डिक्लेयर किया, उनके ऊपर गद्दारी का केस किया, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के सपोर्ट में फिर प्रोटेस्ट करने शुरू किए इधर लंदन में। अब वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जितने प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे कश्मीरियों का होता है, जैसे इमरान खान के पीटीआई का होता है, उसमें वो मौजूद होते हैं। तो इन्होंने अभी आदिल राजा के प्रोग्राम में एक्सेप्ट किया कि मैं प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराता था और ये वो। तो कल तक ये आपके साथ थे, आज कुछ तो है ना भाई। तो पाकिस्तान की आर्मी को भी अब बैठ के सोचना होगा कि कहीं ना कहीं चीज़ों को आप ऐसे बाय फोर्स हर जगह नहीं मनवा सकते। तो ये है अजीज़ दोस्तों सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।